Hello and welcome back, guys, in yet another class. So today we are starting class number 17. Class number 17 of CMA फाइनल लो. सो 16 क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया है. जो हमारा बोर्ड मीटिंग्स वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है. हमारे लास्ट 3 चैप्टर बच रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और जिसको हम अगली नेक्स्ट क्लासेस में कवर कर लेंगे. ठीक है. और अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो 16 क्लासेस को जाके आप देख सकते हैं. प्लेलिस्ट क्रिएटेड है चैनल के ऊपर. फटाफट से वॉच कर लो. टाइम बहुत ही कम बचा है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर. और साथ ही टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम जो चैनल यानी पेज है उसको फॉलो वगैरह कर लेना, जिससे क्या है कि आपको फटाफट से नेक्स्ट अपडेट मिल सके. क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए काफ़ी कुछ लेके आने वाला हूँ, जैसे कि हॉट टॉपिक्स हो गए या फिर टेस्ट हो गए, सब कुछ मैं आपको लेके आने वाला हूँ. इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और इन सबको सब्सक्राइब या फिर फॉलो करके रख लेना. ठीक है. तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. अभी क्या होता है, तीनों का मीन भी देख लेते हैं और साथ ही इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं. ठीक है. तो इंस्पेक्शन का मीन क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि द एक्ट ऑफ लुकिंग एट समथिंग केयरफुली. ठीक है. और एन ऑफिशियल विजिट टू ए बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन टू चेक एवरीथिंग इज करेक्ट एंड लीगल. मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन करना, किसी भी चीज़ को जाके देखना कि वो सही मायने में हो रही है, सही मैनर में हो रही है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन हो रही है, वो इंस्पेक्शन कहलाता है. ठीक है. इंस्पेक्शन का यानी ये रूटीन चेकअप भी हो सकता है ना. इंस्पेक्शन हमेशा रूटीन ही होते हैं ज़्यादातर तो. ठीक है. इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता. इंस्पेक्शन एक जनरल टर्म है. ठीक है. इसका पर्पस क्या होता है कि जो कंपनी है और ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉ के हिसाब से चलने चाहिए. इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है और एक जुडिशियल इंक्वायरी टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट समथिंग बैड दैट हैज़ हैपन्ड. मतलब क्या है कि इंक्वायरी इसलिए होती है कि जैसे मान लो कि अगर या तो कुछ बैड हो रहा है या फिर कुछ बैड होने वाला है कंपनी के अंदर, उससे रिलेटेड उसके लिए इंक्वायरी होती है. इंक्वायरी का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि उनके डाउट को कंप्लीट करना कि भाई कुछ बैड हो रहा है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो फिर आगे की प्रोसेस की तरफ जाते हैं, अपने इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं. इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ए क्राइम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड केयरफुल स्पेशली टू डिस्कवर द ट्रूथ. यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो क्राइम हो गया, उस टाइम पे जो होगा उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे, ना कि इंस्पेक्शन बोलेंगे. इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि क्राइम को डिस्कवर करना और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड करना. ठीक है. ये तो हो गए तीनों के मेन. अब आ जाओ मेन चैप्टर की तरफ अपन बढ़ते हैं. पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक एंड कंडक्ट इंक्वायरी, सेक्शन नंबर 206. काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो ये सेक्शन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 ऑफ द कंपनीज एक्ट, according to section 206 of the Companies Act 2013, where on a scrutiny of any document filed by a company or any information received by him, the registrar is on the opinion that further information or explanation or further documents relating to company is necessary, he may be written by a notice or require the company. क्या मीन है? अगर मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है रजिस्ट्रार के साथ में कि कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन होना चाहिए या फिर कोई जांच होनी चाहिए, तो रजिस्ट्रार उसके लिए आगे प्रोसेस करेगा. अगर डॉक्यूमेंट्स उसको सेटिस्फाइड नहीं लगते तो वो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कंपनी से रिक्वायर कर सकता है. ठीक है. जिसके अंदर वो मांग सकता है टू फर्निश इन राइटिंग सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कंपनी से. रजिस्ट्रार मांग सकता है कंपनी से टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स विद इन सच रीजनेबल टाइम as may be specified in the notice. ठीक है. ऑन द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, मतलब यहाँ पर जो नोटिस मिलने के बाद में इट शेल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी और इन एंड ऑफ इट्स ऑफिसर कंसर्न टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन. मतलब अगर उसने नोटिस दे दिया तो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ड्यूटी बन जाती है उस पर एक्सप्लेनेशन देना, उनकी बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, और पावर एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और एक्सटेंडेड बाय द रजिस्ट्रार, जो भी टाइम उस नोटिस में दिया गया है. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पास्ट पीरियड से रिलेटेड है तो जितने भी लोग पहले एम्प्लॉयमेंट थे उनको बुलाया जा सकता है. ठीक है. मान लो अगर कंपनी छोड़ के चले गए और इन्फॉर्मेशन उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है तो उन सभी लोगों को बुलाकर और उनसे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा. एडिशनल रिटर्न नोटिस बाय द रजिस्ट्रार. ठीक है.
जो रजिस्ट्रार होगा वो एक्स्ट्रा नोटिस मांग सकता है कंपनी से किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी अगर उसको लगता है, रजिस्ट्रार को लगता है कि यहाँ पर फ्रॉडुलेंट मैनर चल रहा है, यहाँ पर कंपनी कुछ गलत कर रही है जो कि लॉ के विपरीत है, उसके अपोजिट है, तो रजिस्ट्रार एडिशनल नोटिस रिक्वायर कर सकता है। फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स एंड एक्सप्लेनेशन ही मे रिक्वायर एट सच प्लेस एंड सच ए टाइम मे स्पेसिफाई इन नोटिस। ठीक है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज फर्निश टू द रजिस्ट्रार विद द टाइम स्पेसिफाइड टाइम। अगर मान लो ये एडिशनल कब जाएगा, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि अगर मान लो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगी थी, रजिस्ट्रार ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगी थी लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर नहीं दी गई, तो वो एडिशनल नोटिस की तरफ चला जाएगा। इफ़ रजिस्ट्रार ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फर्निश्ड इज द ओपिनियन दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड इज एन इनएडिक्वेट, या फिर इन्फॉर्मेशन दी गई और वह इनएडिक्वेट है, तो भी उसको एडिशनल नोटिस दिया जाएगा कंपनी को। इफ़ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन ए स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फर्निश्ड दैट अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर मान लो कि डॉक्यूमेंट्स अनसेटिस्फैक्ट्री है और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो एग्जिस्ट करता है इनएडिक्वेट, तो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रिक्वायर की जाएगी, मांगी जाएगी, या फिर फेयर स्टेटमेंट नहीं दे रहे जो डॉक्यूमेंट्स है, तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रार कंपनी से एडिशनल नोटिस मांग सकता है, रिटर्न नोटिस मांग सकता है। अभी तक हमने देखो क्या देखा है, काफ़ी ज़्यादा उलझना मत, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिट्स वगैरह नहीं है, हमको बस जनरल सेंस में चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि हम ऑडिट के अंदर पढ़ते हैं। देखो कंपनी या तो खुद से कोई भी, अगर मान लो कंपनी के अंदर कोई चीज़ चल रही है, उस रजिस्ट्रार से मांग कर सकती है कि आप यहाँ पे आके इंक्वायरी करो, नहीं करती तो रजिस्ट्रार खुद भी कर सकता है। ठीक है, और कंपनी को उसके साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती है तो फिर एडिशनल नोटिस रजिस्ट्रार इशू कर सकता है। इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार 206 सबसेक्शन 4, द रजिस्ट्रार में कॉल on the company to furnish in writing any information or explanation on matters specified in the order to carry out such inquiry and he deems fit, and कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि इंक्वायरी रजिस्ट्रार के द्वारा की जाती है, लेकिन दो कंडीशंस के अंदर, ये दो कंडीशंस के अंदर ही इंक्वायरी बैठी जाएगी। द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड ऑन फॉर ए फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस और नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रहा है, अनलॉफुल पर्पस के लिए चल रहा है और कंप्लायंस के साथ में नहीं चल रहा है, ठीक है, और जो इन्वेस्टर की जो ग्रीवियांस है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। ग्रीवियांस का मतलब समझते हो ना, मान लो कि उनकी जो शिकायतें हैं इन्वेस्टर की, उसको एड्रेस नहीं कर रही है कंपनी, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि रजिस्ट्रार इंक्वायरी बिठा सकता है। बिफोर कॉलिंग द कंपनी टू फर्निश इन राइटिंग एनी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन एंड कैरिंग आउट इंक्वायरी, द रजिस्ट्रार हैज़ टू इन्फॉर्म द कंपनी टू एलिगेशंस मेड अगेंस्ट इट बाय रिटन ऑर्डर। क्या मतलब है, कोई भी इंक्वायरी बैठने से पहले रजिस्ट्रार जो होगा कंपनी से रिटर्न इन्फॉर्मेशन मांगेगा और एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ, और कंपनी को उस पर जवाब देना पड़ेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। मतलब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई हाँ यहाँ पर तो फ्रॉडुलेंट मैनर चल ही रहा है, यहाँ पे तो अनलॉफुल बिजनेस चल ही रहा है, तो वो क्या करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कि भाई इंक्वायरी बिठाएगी और एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर देगी। इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर द बिजनेस ऑफ ए कंपनी हैज़ बीन और इज being carried for on a fraudulent or unlawful purpose, every officer who is a default shall be punishable for a fraud in the manner provided under section 447। अगर लगता है कंपनी प्रूव हो जाता है तो फिर जो जितने भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट है उन सभी को सेक्शन 447 के अंदर पीनलाइज किया जाएगा। इंस्पेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मीन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो वो खुद भी डायरेक्टली इंस्पेक्शन कर सकती है, ठीक है, और पेनल्टी लगा सकती है। कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, जो डायरेक्टर और ऑफिसर एम्प्लॉय की ड्यूटी क्या होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना रजिस्ट्रार को और इंस्पेक्टर को, सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करना और सारे एक्सप्लेनेशन देना रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को जितने भी रिक्वायर है। इन सभी की ड्यूटी होती है, चाहे कि वो डायरेक्ट या तो वो डायरेक्टर हो, ऑफिसर हो या फिर कोई भी एम्प्लॉय हो, उन सभी को इन्फॉर्मेशन फर्निश करवानी पड़ती है। टू रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद द सच इंस्पेक्शन, सारा असिस्टेंस देना पड़ेगा। मना नहीं कर सकते कि भाई हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जैसे मान लो कि अगर किसी फलाना कंपनी के अंदर
ये एबीसी कंपनी के अंदर, किसी एबीसी कंपनी के अंदर इंक्वायरी के लिए नोटिस आ गया और यानी जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायर मांगी है तो सभी को उसके साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। उसमें अगर मना करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो फिर उसके लिए भी अलग सेक्शन के अंदर पीनलाइज किया जाएगा। पावर ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, इनके क्या क्या पावर है? रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, यहाँ पर दो जनों की बात होगी, दोनों ही इंक्वायरी और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चाहे रजिस्ट्रार हो चाहे इंस्पेक्टर हो, वो क्या कर सकते हैं, कॉपीज़ जो बुक्स ऑफ अकाउंट की है उसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज़ निकाल के रख सकते हैं। प्लेस और कॉज यानी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि इंक्वायरी चल रही है और वहाँ पर उनको लगता है कि इस प्लेस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है या फिर इस पेज पर, जैसे कि अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लग रहा है कि यहाँ पर ये फिगर बहुत ज़्यादा अनलॉफुल है या फिर ये नहीं आना चाहिए, तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, पेनल्टी ऑन कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, पेनल्टीज वैसे तो अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत याद करना चाहो तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो डायरेक्टर और ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्ट में आ रहे हैं ना, उन सभी के ऊपर वो पनिशेबल होंगे और उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का लग सकता है, जेल जा सकते हैं वो, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। और जो फ़ाइन होगा वो कम से कम 25,000 रुपये होगा, जो एक्सटेंड होकर 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। अगर डायरेक्टर और ऑफिसर जो कंपनी के हैं वो कन्विक्टेड होते हैं किसी भी ऑफेंस के अंदर अंडर दिस सेक्शन, तो क्या होगा, जो डायरेक्टर और द ऑफिसर शेल ऑन द, जहाँ जब से वो कन्विक्टेड हुए हैं जिस डेट से, उनको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, और जो वेकेशन है ऑफिस का वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाएगा कंपनी के। ठीक है, सर्च एंड सीजर। सर्च का मीन क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन एंड कंफर्म ए प्रॉपर्टीज लीगल ओनरशिप एंड फाइंड आउट व्हाट क्लेम्स आर ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, सर्च का मतलब क्या होता है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स को फाइंड करना और प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप को देखना। ठीक है, कि भाई जो क्लेम किया गया है वो सही है कि नहीं है। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर इज़ फोर्सिबल टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट। सीजर का मतलब होता है सीज कर देना, अब उस प्रॉपर्टी को सीज कर देना गवर्नमेंट की तरफ, सीजर कहलाता है। ठीक है, सर्च एंड सीजर इज अ प्रोसीजर यूज इन द मैनी सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ लीगल सिस्टम बाय द police or other authorities and their agents who suspect that crime has been committed do a search of a person and property, confiscate any relevant evidence to the crime। क्या मतलब है कि सर्च और सीजर जब होता है, जैसे मान लो कहीं पे फ्रॉडुलेंट चीज़ें चल रही है तो पहले सर्च कंडक्ट किया जाएगा और फिर वहाँ पर जाकर सीजर किया जाएगा, ये सीज कर दिया जाएगा चीज़ों को। ठीक है, क्या क्या सरकमटेंसेस हो सकते हैं सीजर के? सीजर कब कब किया जाएगा? वेयर अपॉन इंफॉर्मेशन इन हीज पोजीशन और अदरवाइज द रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर्स ऑफ ए कंपनी रिलेटिंग टू the key manager person or any director or auditor of or company secretary in practice or company secretary of the company are likely to be destroyed, mutilated, altered, falsified और secreted। मतलब क्या है? अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर कर रहे हैं, कौन कौन? KMP, एनी डायरेक्टर, CS, चाहे इन प्रैक्टिस हो या फिर नॉट इन प्रैक्टिस हो लेकिन कंपनी के अंदर वर्क कर रहा हो, अगर वो पाए जाते हैं इन कामों के अंदर, ठीक है, तो उनको क्या किया जाएगा? एक स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर दिया जाएगा और सीजर किया जाएगा उन बुक्स एंड पेपर का। एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, फिर सीज करेंगे बुक्स एंड पेपर को, और जो भी पेपर्स कंसिडर किए जाएंगे, जो भी नेसेसरी होंगे, ले जा सकते हैं वो अपने साथ में कॉपीज़ बना के। द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शेल रिटर्न द बुक्स एंड पेपर्स जो सीज किए थे इस सेक्शन के अंदर। यहाँ पर इसको ऐसे पढ़ा करो लोग, है ना, कि सब सेक्शन 1 की बात करेगा तो जस्ट ऊपर वाले की बात करेगा। as soon as may be in any case not later than the 180 days after the seizure of the company whose custodial power was seized। मतलब क्या है कि 180 दिन के अंदर वापस लौटाना पड़ेगा।
अगर जो भी बुक्स एंड पेपर्स लेके गए हैं सीजर के अंदर। लेकिन अगर रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर को लगता है कि 180 दिन कम पड़ रहे हैं और 180 दिन चाहिए, तो वो दोबारा रिटर्न में लेके वापस से मंगवा सकते हैं। मुतांडिस मुतंडिस, इसका मीन क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एज इट इज, एज इट इज। मतलब क्या है? जितने भी प्रोविज़न है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 रिलेटिंग टू सर्च एंड सीजर, वो सारे के सारे मुताटिस मुतंडेस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन, सेक्शन 208 of the act provided that the person making that the inspection shall submit a report to the central government along with the such documents। जो भी रिपोर्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी इंस्पेक्शन से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अफेयर्स में इन्वेस्टिगेशन करना। सेक्शन 210 to 229 of the Companies Act contains provision relating to investigation of the affairs of the company। इन्वेस्टिगेशन का मीन क्या होता है? रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम ए डीपर प्रोब इनटू द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी। क्या मीन है? कि किसी भी अफेयर का डीपर नॉलेज लेना और डीपर इन्वेस्टिगेशन करना ही इन्वेस्टिगेशन का एक मतलब कलेक्टिवली उस लैंग्वेज में बताया गया। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कब कब कर सकती है? जब कोई रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने दी है या इंस्पेक्टर ने दी है सेक्शन 208 के अंदर। ठीक है। अपन ये पढ़ रहे हैं 210 से 229। तो ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कब कब होगा? जब अगर कोई रिपोर्ट दी है 208 के अंदर, या फिर कोई इंटीमेशन या स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी द्वारा पास हुआ है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करवाना ही है ना, और टू बी इन्वेस्टिगेटेड, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। तीन ही रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है। पहला रीज़न तो कोई रिपोर्ट मिली है 208 के अंदर रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर से, या फिर कोई इंटीमेशन या स्पेशल रेजोल्यूशन मिला है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO, अब ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चल रहा है इसको। ये एक संस्था होती है SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफिस सॉरी, है ना, जो कि क्या करती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलती है और इन्वेस्टिगेट करती है फ्रॉड्स को। ठीक है। सेक्शन 212 SFIO से रिलेटेड है। अब SFIO क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी कंपनी के अफेयर्स में जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिसिप्ट होती है, यानी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी रिपोर्ट रिसिप्ट होती है 208 के अंदर रजिस्ट्रार या फिर इंस्पेक्टर द्वारा, तो SFIO पावर में आएगी। अगर कोई इंटीमेशन या स्पेशल रिजल्ट, वही सेम तीनों बातें, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है। चौथा क्या है? अगर कोई डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, इज़ द ओपिनियन दैट इट नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ ए कंपनी बाय SFIO। जैसे मान लो, मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक कंपनी है ना, कंपनी किसको रिपोर्ट करती है? ROC को रिपोर्ट करती है, मान लो, है ना। अब ROC को लग रहा है कि कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट मैनर में चल रही है, तो ROC खुद जाके तो इंस्पेक्शन वगैरह करेगा नहीं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को नियुक्त कर देगी और वो जाके करेगा। तो चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इससे रिलेटेड है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को लगता है तो वो SFIO को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कि भाई इंस्पेक्ट करो कंपनी के अंदर। No other investigating agency of central government or any state government shall proceed with the investigation of such in case of offence under this act। क्या मीन है, मैं समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि कंपनी के ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चला रखी है किसी और लॉ या प्रावधान के तहत, है ना, तो अगर फिर SFIO आती है रूल के अंदर, तो SFIO को वो पुरानी वाली एजेंसी सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स देगी और SFIO ही, है ना, इन्वेस्टिगेट करेगी और कोई एजेंसी नहीं कर सकती है, इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। अगर कोई भी डायरेक्टर SFIO में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर मतलब जो भी है, जो डायरेक्टर है वो उनको
इसके साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा SFIO की कंडीशंस के साथ में। कंपनी के जो ऑफिसर्स है और एम्प्लॉय है who are have been employment of the company shall be responsible to provide all information explanation। सब जगह देखो यही बात लिखी हुई है कि जो डायरेक्टर होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, पास्ट एम्प्लॉयज़ होंगे, सबको SFIO के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स एंड असिस्टेंस टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मतलब SFIO क्या नियुक्त यानी कौन अपॉइंट करता है? SFIO किसको अपॉइंट करती है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उसको सबको यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ही कंप्लाई करना पड़ेगा, ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को, ठीक है। जो SFIO है वो अपनी इंटरिम रिपोर्ट जो है वो देगा और फाइनल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन देता है तो उसको एक कॉपी मिल जाएगी रिपोर्ट की। मान लो कि किसी पर्सन ने कंपनी के अगेंस्ट में कोई रिपोर्ट दी है और SFIO आई है रूल के अंदर, और तो फिर जो भी रिपोर्ट SFIO बनाएगा उसकी एक कॉपी उस कंसर्न पर्सन को मिल जाएगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिपोर्ट वो क्या कर सकती है? इनिशिएट कर सकती है प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टिगेशन इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। जैसे मान लो कि कंपनी के अंदर और भी अदर केसेस होते हैं तो उसके रिलेटेड भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है 213 के अंदर, सेक्शन 213 के अंदर। जो NCLT है वो एप्लीकेशंस लेगी इन फॉलोइंग सिचुएशंस के अंदर: ऑन एप्लीकेशन मेड बाय नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, और नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द पर्सन ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय सच एविडेंस। क्या मीन है मैं समझा देता हूँ ना। देखो अपन ने इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड वाले केसेस तो देख लिए, इसके अलावा भी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे केसेस होते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो भी हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में NCLT को यानी इन्फॉर्म करना पड़ेगा NCLT को। अब कौन कौन कर सकते हैं? एप्लीकेशन किस किस की ले ली जाएगी मैं बता देता हूँ। कम से कम 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है। ये तो हो गया जहाँ पर कंपनी विथ शेयर कैपिटल है, ठीक है। अगर नो शेयर कैपिटल तो एटलीस्ट 1/5 मेंबर जो कि रजिस्टर में दर्ज है कंपनी के उन मेंबर्स का ना, प्लस एनी सपोर्टेड एविडेंस, ठीक है। ये लोग कर सकते हैं। अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर या फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिसके पास है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो एटलीस्ट 1/5 मेंबर यानी टोटल का 1/5 है ना, या और उसके साथ में कोई सपोर्टेड एविडेंस होना चाहिए। ऑन एन एप्लीकेशन मेड इट बाय एनी अदर पर्सन और अदरवाइज इफ इट इज सेटिस्फाइड देट आर सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग टू। अगर मान लो इसके अलावा भी कोई जनरल पब्लिक से कोई बंदा उठ के आता है, कोई मेंबर या फिर कोई पर्सन उठ के आता है और वो बोलता है कि इस पर होना चाहिए, लेकिन उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये वाली कंडीशंस, 3 कंडीशंस। अब क्या क्या इनको देख लेते हैं। जो बिजनेस ऑफ द कंपनी हो रहा है, कंडक्टेड हो रहा है, वो डिफ्रॉड कर रहा है क्रेडिटर्स को। जो मेंबर्स हैं और पर्सन है वो फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस के अंदर हैं, ठीक है। जो पर्सन कंसर्न्ड है, फॉर्मेशन जो कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है और जो मैनेजमेंट है वो सारे के सारे क्या है, गिल्टी और फ्रॉड मिसअफेसेंस के अंदर इन्वॉल्व है।
जो members of the company has not given the information with respect to the its affairs which they be might reasonably expect the tribunal may order और टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मतलब क्या है, टोटल में बता देता हूँ, जो भी पर्सन्स इन्वॉल्व है कंपनी के अंदर वो सारे फ्रॉडुलेंट मैनर में है, कंपनी का मैनेजमेंट बिल्कुल ही मिसअफेंस कर रहा है और फ्रॉडुलेंट है, तो उस कंडीशंस के अंदर कोई भी पर्सन, एनी अदर पर्सन जाके एनसीएलटी को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी as per section 216 where it appears to the central government that there is a reason to so to do it may appoint one or more inspector to investigate and report on matters relating to company and its membership for the purpose of determining the true persons who are or have been financially interested in success or failure whether real or apparent of the company, who have been able to control or materially influence the policy of the company, who have or had beneficial interest in shares of a company or have been significant beneficial owner of a company। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि लीगल ओनर कौन है ना, इन तीन के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगी ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अब वही बातें वापस से घुमा फिरा के लिखी हुई है कि प्रोड्यूस करना बुक्स वगैरह को 180 डेज़ के अंदर, है ना, वापस से मंगवा सकते हैं। तो ये नोट तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप क्रॉस कर देना बोले, क्योंकि सारी बातें वापस से घूम के लिखी हुई है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई एम्प्लॉई गवर्नमेंट की या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की या फिर इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार की मदद करने लग जाता है, तो कंपनी के जितने भी जो लोग फ्रॉडुलेंट मैनर में हैं और वो हायर अथॉरिटी पर है, तो वो लोग उस एम्प्लॉई के खिलाफ हो जाते हैं और उसके लिए यानी उसको जान से मारने की धमकी हो गई या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कंपनी लॉ के अंदर एक प्रोटेक्शन से रिलेटेड सेक्शन बनाया गया है कि एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ। ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स or of the membership and the matters of relating to a company or the ownership of share debenture वगैरह जो भी है, during the pendency of any proceeding क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकती कंपनी, है ना। डिस्चार्ज या सस्पेंड नहीं कर सकती एम्प्लॉय को, पनिश नहीं कर सकती, रिमूवल, रिडक्शन, रैंक, या फिर जैसे मान लो कि अगर कोई मैनेजर लेवल का है तो उसको छोटी पोस्ट पे नहीं डाल सकती कंपनी, ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। अगर ये किया तो फिर कंपनी को पेनलाइज किया जाएगा। टू चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और डिसएडवांटेजेस, मान लो कि फुल टाइम एम्प्लॉई है तो उसको कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया डरा धमका के कि भाई तूने अगर गवर्नमेंट का साथ दिया, अगर सही से इन्फॉर्मेशन दी तो हम तेरे को फुल टाइम से कॉन्ट्रेक्चुअल कर देंगे, या मैनेजर से तेरे को जूनियर लेवल पे ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार। इफ द कंपनी डज नॉट रिसीव परमिशन विद इन द 30 days ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अगेंस्ट अ पर्सन, हम देख लेते हैं पावर्स क्या क्या है। ठीक है। अगर कोई भी इंस्पेक्टर सेक्शन 210, 212 और 213 के अंदर अपॉइंट हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंपनी के अफेयर्स के अंदर। ठीक है। और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेट कर सकता है अफेयर्स को। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज़ चाहे उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो, होल्डिंग कंपनी हो, या फिर सब्सिडरी की होल्डिंग हो, जो भी हो, उन सभी से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है रेलेवेंट टाइम के अंदर। और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर comprises nominees of the company is accommodated to act according with the instruction। मतलब इन सभी से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है बॉडी कॉर्पोरेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग पर्सन हो गए, KMPs हो गए, इन सभी से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है एक इंस्पेक्टर। सीजर कर सकता है डॉक्यूमेंट्स का, सेक्शन 220 बताया गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का सीजर कर सकता है इंस्पेक्टर। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन।
मल्टीलेट, ऑल्टर्ड, ये जो भी है उन सभी का सीजर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसका जो पेपर, बुक्स एंड पेपर का जो सीजर होगा वो नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज ही कंसिडर नेसेसरी, मतलब कंक्लूजन तक ही कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अगर नेसेसरी लगता है तो फिर कर सकता है, ठीक है। बस ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर मान लो कि 210 के अंदर, सेक्शन 210 के अंदर कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जो पर्सन इम्पोज हुआ है और जिसको पकड़ा गया तो उसकी सिक्योरिटीज़ को सीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसको 3 साल से ज़्यादा सीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक्शंस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट, जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है उसके खिलाफ भी क्या बोलते हैं, एक्शन टेकन किए जा सकते हैं ना, अगर वो रिपोर्ट सही नहीं बनी हुई है तो। ज़्यादा नोट सो इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस जो भी होगी इन्वेस्टिगेशन की वो बियर करनी पड़ेगी कंपनी को ही, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इन वाले सेक्शंस के अंदर, जो था मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। लिमिटेड और स्मार्टली ही पढ़ो, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देखना पड़ो। तो ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस, ठीक है। ये क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो कंपनी के अंदर जो मर्जर अमालगमेशंस होते हैं उससे रिलेटेड ये सेक्शन है, ये चैप्टर है, ठीक है। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में फिर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट वाला चैप्टर रह जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर अच्छे लग रहे हैं क्लासेस तो कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।